वेलकम टू द लेसन नंबर 10। आज की इस लेसन में हम बात करेंगे प्रोसीजर फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए क्या क्या प्रोसीजर्स हो सकते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे प्रोसीजर फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। राइट। तो अगर मैं किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करूँ तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है। तो अगर मैं इसके स्टेप्स की बात करूं तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या करनी है, अगर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। हमें क्या करना है, सबसे पहले प्रॉब्लम को समझना है। राइट। फिर उसके बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रोग्राम्स बनाने पड़ेंगे, डिज़ाइन करने पड़ेंगे प्रोग्राम्स को, और डिक्लेरेशंस बनाने पड़ेंगे। ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिज़ाइन द प्रोग्राम, design the program and make declarations, make declarations। फिर हमें कोड लिखना पड़ेगा, राइट द कोड। और फिर उसके बाद में हमें प्रोग्राम को रन करना पड़ेगा, रन द प्रोग्राम। राइट। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें टेस्ट और डिबग करना पड़ेगा, टेस्ट एंड डिबग द प्रोग्राम। राइट। फिर उसके बाद में जो फाइनल स्टेप होगा दैट विल बी द मेंटेन। हमें किसी भी प्रोग्राम को बनाने के बाद में उसे मेंटेन करना पड़ता है, उसकी मेंटेनेंस देखनी पड़ती है। तो मेंटेन एंड मॉडिफाई द प्रोग्राम, मॉडिफाई द प्रोग्राम। राइट। तो अगर बात करें यहाँ पर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या प्रोसीजर यूज़ करना पड़ेगा, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें प्रॉब्लम को समझना है। राइट। उसके बाद में हमें प्रोग्राम्स बनाने हैं और डिसीजंस लेने हैं। राइट। फिर हमें कोडिंग करनी है, कोडिंग को लिखना है, और फिर हमें प्रोग्राम को रन कर देना है। राइट। जब प्रोग्राम रन हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसकी टेस्टिंग करेंगे कि क्या प्रोग्राम सही है, उसकी डिबगिंग करेंगे, एरर्स चेक करेंगे। ठीक है। एंड वंस द टेस्टिंग फेज इज कंप्लीटेड, हमें क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना है, और आगे के लिए हम मॉडिफिकेशंस जो भी करना चाहेंगे वो करेंगे। राइट। तो अगर बेसिक बात करें तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिनको हम लोगों को फॉलो करना है। राइट। तो इन स्टेप्स को फॉलो करके हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम प्रोग्रामिंग से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर अप्रोच हमें अपनानी है, हमें यूज़ करनी है, तो हमें इन सारे प्रोसीजर्स को यूज़ करना पड़ेगा। राइट। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट के बारे में। अभी तक हम लोगों ने फ्लो चार्ट पढ़ा था, फ्लो चार्ट के बारे में समझा था, और फ्लो चार्ट पर कुछ हम लोगों ने एप्लीकेशंस भी यहाँ पर बना करके देखे थे। पिछले लेसन में भी हम लोगों ने प्रैक्टिकल शेप्स यूज़ करके, डायग्राम्स को यूज़ करके हम लोगों ने फ्लो चार्ट पर कुछ एप्लीकेशंस बनाए थे।
तो अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम में क्या डिफरेंस होता है। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मैं यहाँ पर दोनों के बीच में डिफरेंस की बात करने जा रहा हूँ, राइट। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पर डिफरेंस की। ओके, मैं ऊपर लिख देता हूँ डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। हम यहाँ पर दोनों के बीच में, एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट के बीच में डिफरेंस देखेंगे कि डिफरेंस क्या होता है, राइट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एल्गोरिदम के बारे में। इधर हम लोग एल्गोरिदम रखेंगे, एल्गोरिदम, ओके। और इधर हम रख लेते हैं फ्लो चार्ट, राइट। तो अगर मैं एल्गोरिदम की बात करूं, एल्गोरिदम क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम। एल्गोरिदम क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसीजर, इट इज़ अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, मतलब एल्गोरिदम क्या है? एक तरीके का प्रोसीजर है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं फ्लो चार्ट की, इट इज अ ग्राफिकल, it is a graphical representation, it is a graphical representation representation it is a graphical representation of process। मतलब यहाँ पर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं प्रोसेस का, राइट। अगर मैं एल्गोरिदम की बात करूं, तो द प्रोसेस it shown in step by step, in step by step instructions, in step by step instructions, right, in step by step instructions। अगर इसकी बात करें फ्लो चार्ट की, तो फ्लो चार्ट बेसिकली द प्रोसेस is shown, the process is shown in block by block, in block by block information diagram, in block by block information diagram। ठीक है, द प्रोसेस इज शोन इन ब्लॉक बाय ब्लॉक इंफॉर्मेशन डायग्राम, राइट।
अगर मैं एल्गोरिदम की बात करूं तो इट इज़ कॉम्प्लेक्स एंड डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। एल्गोरिदम क्या होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। इट इज़ कॉम्प्लेक्स एंड डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। मतलब एल्गोरिदम क्या है, डिफ़िकल्ट होता है और कॉम्प्लेक्स भी होता है। अगर हमें समझना है तो हमें समझने में कॉम्प्लेक्सिटी होगी और डिफ़िकल्टी आएगी अगर हम बात करते हैं एल्गोरिदम की। लेकिन अगर मैं फ्लो चार्ट की बात करूं तो इट इज़ इंट्यूटिव एंड इजी टू अंडरस्टैंड। इट इज़ it is intuitive and easy to understand. Right? मतलब फ्लो चार्ट को हम आसानी से समझ सकते हैं। अगर मैं एल्गोरिदम की बात करूं तो इट इज़ कॉन्वीनियंट टू डिबग एरर्स। it is convenient it is convenient it is convenient to debug errors। it is convenient to debug errors। ठीक है, हम यहाँ पर एरर्स को आसानी से डिबग कर सकते हैं, उनको ट्रेस आउट कर सकते हैं। राइट? लेकिन अगर मैं बात करूँ फ्लो चार्ट की तो यहाँ पर इट इज़ हार्ड टू डिबग एरर्स। अगर मैं एरर्स की बात करूँ तो इट इज़ हार्ड टू डिबग एरर्स। यहाँ पर एरर्स को ढूंढना बड़ा मुश्किल है। राइट? अगर मैं एल्गोरिदम की बात करता हूँ तो द सॉल्यूशन is showcased in natural language in natural language in natural language। और इसमें बात करें the solution is showcased in पिक्चर फॉर्मेट। हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं फ्लो चार्ट को, पिक्चर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो हम यहाँ पर पिक्चर फॉर्मेट यूज़ करेंगे अगर हमें किसी भी सॉल्यूशन को दिखाना है यूजिंग फ्लो चार्ट। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एल्गोरिदम की तो इट कॉस्ट more time to create an algorithm। राइट?
तो अगर एल्गोरिदम की बात करें, एल्गोरिदम को बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है, राइट। अगर मैं बात करूं फ्लो चार्ट की, तो फ्लो चार्ट कम टाइम में बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें पिक्चर्स यूज़ करनी है, ठीक है। तो इट कॉस्ट्स लेस टाइम टू क्रिएट अ फ्लो चार्ट, राइट। तो अगर हमें फ्लो चार्ट बनाना है तो हम कम समय में बना सकते हैं, लेकिन अगर हम एल्गोरिदम बना रहे हैं तो क्या होगा, एल्गोरिदम में ज़्यादा टाइम लगता है, राइट। अगर हमें कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को सॉल्व करना है तो उस केस में एल्गोरिदम ज़्यादा सूटेबल है, ठीक है, क्योंकि हम इसको आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस के लिए, कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स के लिए, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, इट इज़ समवट easier to solve, ये होगा आपका नेक्स्ट नंबर, इट इज समवट easier to solve complex problem, राइट। लेकिन अगर मैं बात करूं फ्लो चार्ट में, तो यहाँ पर इट इज़ नॉट वेरी इजी, इट इज़ हार्ड टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, इट इज़ हार्ड टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, राइट। तो ये कुछ डिफरेंस है, कुछ कंपैरिजन है एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट के बीच में, ठीक है। इनको आपको प्रॉपरली समझना है, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंपैरिजन बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और ये जनरली पूछा भी जाता है, राइट। तो अब हम आगे बात करेंगे एल्गोरिदम के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में। आगे हम बात करेंगे एल्गोरिदम के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो अगर मैं एल्गोरिदम की बात करता हूँ, तो एन एल्गोरिदम में employ three control structures, three control structures, they are, जो पहला कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो है सीक्वेंशियल बेस्ड प्रोसेसिंग, सीक्वेंशियल बेस्ड प्रोसेसिंग, ठीक है। दूसरा है डिसीजन बेस्ड प्रोसेसिंग, डिसीजन बेस्ड प्रोसेसिंग,
और तीसरा है इटरेटिव और रिपीटिशन प्रोसेसिंग। राइट। तो ये 3 कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं अगर मैं एल्गोरिदम की बात करूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीक्वेंशियल बेस्ड प्रोसेसिंग की। सबसे पहले हम बात करेंगे सीक्वेंशियल बेस्ड प्रोसेसिंग के बारे में। सीक्वेंशियल, राइट। A sequential algorithm is an algorithm that is executed sequentially. Right. Most standard computer algorithm are sequential algorithm. ठीक है, sequential means one through from start to finish without other processing. Executing. राइट। तो अगर सीक्वेंशियल की बात करते हैं, सीक्वेंशियल मीन्स वन थ्रू फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश विदाउट अदर प्रोसेसिंग एग्जीक्यूटिंग, मतलब सीक्वेंस वे में प्रोसेसिंग होगी। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। अगर मैं बात करूं स्टेप नंबर 1 की, जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर स्टेप नंबर 1 हमारा क्या होगा? स्टेप नंबर 1 क्या करना है? हमें स्टार्ट करना है, राइट। फिर स्टेप नंबर 2 क्या करना है? हमें रीड, जैसे सपोज हम यहां पर क्या कर रहे हैं, 2 नंबर्स को सम कर रहे हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे? पहले स्टार्ट करेंगे, ओके। फिर क्या करेंगे? रीड वैल्यूज num1 एंड num2। ठीक है, हमने सीक्वेंस वे में काम किया ना। पहले हमने स्टार्ट किया, फिर हमने क्या करा?
num1 और num2 की वैल्यू को रीड किया। ठीक है, अब क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, ऐड num1 एंड num2। ठीक है, एंड assign the result to sum। ठीक है, हम क्या करेंगे, num1 और num2 को ऐड करेंगे और इसको सम वेरिएबल के अंदर असाइन भी करेंगे। राइट, फिर उसके बाद में यहाँ पर जैसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सम और यहाँ पर हम असाइन करेंगे num1 और num2 को। ठीक है, हम लोग num1 और num2 को यहाँ पर असाइन कर देंगे सम के अंदर। ठीक है, और स्टेप 4 होगा हमारा, हम लोग क्या करेंगे, सम को डिस्प्ले कर देंगे, डिस्प्ले सम। ठीक है, और लास्ट स्टेप होगा स्टेप नंबर 5 हमारा, स्टेप नंबर 5 जिसमें हम क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो ये होगा हमारा सीक्वेंशियल बेस्ड प्रोसेसिंग। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बस सारे स्टेप्स को आपको सीक्वेंस प्रोसेस में फॉलो करने। राइट, नेक्स्ट है हमारा डिसीजन बेस्ड प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है डिसीजन बेस्ड प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है डिसीजन बेस्ड प्रोसेसिंग। Decision based processing statements, decision based processing statements are used when the outcome when the outcome of the process depends on some condition, राइट। जब आउटकम हमारा किसी कंडीशन पर डिपेंड करता है तो वहां पर हम डिसीजन बेस्ड प्रोसेसिंग करते हैं। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक सिनारियो लेते हैं, हमें क्या करना है, हमें दो नंबर्स के बीच में लार्जेस्ट नंबर निकालना है। राइट, तो यहाँ पर हम डिसीजन बेस्ड प्रोसेसिंग करेंगे। तो पहला काम क्या करना होगा, स्टेप नंबर 1 क्या होगा हमारा, स्टेप नंबर 1 होगा स्टार्ट। ठीक है, हमें क्या करना है, स्टार्ट करना है। ओके, स्टेप नंबर 2 क्या होगा, स्टेप नंबर 2 अगेन रीड करना है, रीड वेरिएबल्स num1 एंड num2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 3 हमें चेक करना है, चेक द वैल्यूज
check the values which is bigger, which is bigger through conditional statements, through conditional statements, right? हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है कंडीशनल स्टेटमेंट लगा करके, ठीक है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट हम लोग कैसे लगाएंगे, हम लोग को यहाँ पर लिखना होगा इफ कंडीशन, इफ num1 ग्रेटर देन num2, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें प्रिंट करना पड़ेगा, प्रिंट num1 is bigger, राइट। num1 क्या है, बिगर है। और एल्स हमें यहाँ पर लिखना होगा प्रिंट num2 इज बिगर, ठीक है। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो num2 बिगर हो जाएगा, राइट। और इसी तरीके से हमारा जो स्टेप नंबर 4 है उस पर हम लोग क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, राइट। तो ये डिसीजन बेस्ड प्रोसेसिंग है जिसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिसीजंस पर देखेंगे कि जैसे यहाँ पर हमें दो नंबर्स को कंपेयर करने हैं, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डिसीजंस ले रहे हैं, और डिसीजंस के लिए हमें इफ और एल्स कंडीशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब हमें कंडीशंस को चेक करना है, अगर कंडीशन ट्रू है तो हमारा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, राइट। अब हमारा नेक्स्ट है इटरेटिव प्रोसेसिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इटरेटिव प्रोसेसिंग, राइट। तो अगर मैं इटरेटिव प्रोसेसिंग की बात करूं तो इटरेटिव प्रोसेसिंग is an intellectual process which allows execution of statements repeatedly, following with a condition, okay। So the statement within loop structure is executed again and again, till the condition
इज ट्रू। ठीक है, ये कब तक रिपीट होगा? जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी। ओके, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जो एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट है, ठीक है, उसको हम रिपीट कर सकते हैं। ओके, अगेन एंड अगेन उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फाइन। अब जैसे यहां पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, फर्स्ट एन नंबर्स का हमें सम निकालना है। तो एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम क्या होगा, हमारा स्टेप नंबर 1 होगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, स्टार्ट। ओके, फिर हम लोग क्या करेंगे, रीड करेंगे। स्टेप नंबर 2 क्या होगा हमारा, स्टेप नंबर 2 होगा हमारा रीड एन, मतलब एन जो नंबर है, जो वेरिएबल हमने लिया है, उसको रीड करेंगे। फिर हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 3 में, स्टेप नंबर 3 में एक वेरिएबल लेंगे आई, और इसको हम लोग 1 से इनिशियलाइज कर देंगे, एंड सम को इनिशियलाइज कर देंगे 0 से। सम को इनिशियलाइज कर देंगे 0 से। स्टेप नंबर 4 क्या करेंगे, रिपीट करेंगे स्टेप 4 एंड 5 को, until I less than or equal to n. Okay, until I is less than or equal to n. नेक्स्ट स्टेप की अगर बात करें तो स्टेप नंबर 5 में हम क्या करेंगे, सम निकाल लेंगे, क्योंकि हमें फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सम इक्वल टू सम प्लस आई। ओके, और फिर उसके बाद में हम यहाँ पर स्टेप नंबर 6 पर आ जाएंगे। स्टेप नंबर 6, ठीक है, और यहाँ पर सेट करेंगे आई को, आई इक्वल टू आई प्लस 1। ओके, और यहाँ पर हम लूप को एंड कर देंगे, एंड ऑफ लूप। राइट, और फिर स्टेप नंबर 7 में हम सम को प्रिंट कर लेंगे। सम को क्या करेंगे, प्रिंट कर लेंगे। और स्टेप नंबर 8 में हम इसे एंड कर देंगे। राइट, तो ये एग्जाम्पल है हमारा इटरेटिव प्रोसेसिंग का। ठीक है, ये इटरेटिव प्रोसेसिंग का हमारा एग्जाम्पल है, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पर फर्स्ट n नंबर्स का सम निकाला है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमने स्टार्ट किया, फिर हमने n को रीड किया कि कहाँ तक हमें सम निकालना है। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने एक वेरिएबल लिया i, जिसको हमने 1 से इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, और एक दूसरा वेरिएबल लिया सम, जिसको भी 0 से इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, फिर रिपीट स्टेप 4 एंड 5 अंटिल i लेस देन आर इक्वल टू n। जब तक i की वैल्यू n के बराबर ना हो जाए तब तक ये लूप क्या करे, चलता रहे। 4 और 5 स्टेप्स को हमें रिपीट करते जाना है, मतलब हमें सम निकालते जाना है। ठीक है, i की वैल्यू रिपीट होगी, i की वैल्यू इंक्रीज होगी। ठीक है, और फिर वो सम में ऐड ऑन होती रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे i की वैल्यू को हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है,
और फिर इंक्रीज करने के बाद में जो सम की वैल्यू होगी वो सम वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी और हम सम को प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। और जो फाइनल स्टेप होगा दैट विल बी द एंड स्टेप। तो इस तरीके से हम लोग इटरेटिव प्रोसेसिंग को समझ सकते हैं। तो ये हमारे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं जिसको हम लोग यूज़ करते हैं एल्गोरिदम के लिए, ठीक है। और ये तीनों कंट्रोल स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट हैं अगर हमें किसी भी एल्गोरिदम को समझना है, राइट। तो आज के इस लेसन में हम लोग इतना ही रखेंगे, इसको आप जरूर रिवाइज करिएगा, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो आज के इस लेसन में हम लोग इतना ही रखेंगे, मिलते हैं कल एक नए लेसन में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन, थैंक यू।